आज हम इस वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति की मदद से त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार व ऊंचाई के माप से ज्ञात होता है। हमने पिछली कक्षा में सीखा था कि अगर ऊंचाई और आधार का मान ज्ञात न हो तो कैसे हम हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि इस विधि का इस्तेमाल कब हो सकता है? बिल्कुल सही, जब हमें त्रिभुज की भुजाओं के मान ज्ञात हों। परंतु क्या आप बता सकते हैं कि जब त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदु के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा? आइए इस पर चर्चा करते हैं। मान लेते हैं कि समतल x अक्ष व y अक्ष तल में DEF एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष D के निर्देशांक x1, y1, E के निर्देशांक x2, y2 व F के निर्देशांक x3, y3 हैं। यदि बिंदु D, E और F से x अक्ष पर लंब क्रमशः DQ, EP और FR खींचते हैं तो वह कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इस आकृति को अगर हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि लंब EP समांतर हैं DQ के और DQ समांतर हैं FR के, यानी तीनों लंब एक दूसरे के समांतर हैं और कोण EPR, DQR और FRX 90 डिग्री के बराबर हैं। यदि हम बात करें DEPQ की तो यह एक समलंब है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म यानी कि पैर समांतर होता है तो वह समलंब चतुर्भुज कहलाता है। इसी प्रकार DQRF और EPRF भी समलंब चतुर्भुज होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? शाबाश! समलंब के क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी के बराबर होता है। यदि समलंब DEPQ व DQRF के क्षेत्रफलों को जोड़ देते हैं तो हमें संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। परंतु हमें तो सिर्फ त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकालना है। इसलिए समलंब EPRF के क्षेत्रफल को संपूर्ण क्षेत्रफल में से घटा देते हैं, जिससे हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। क्या आप आकृति की सहायता से भुजा EP, DQ, PQ, FR, QR और PR का मान बता सकते हैं? बिल्कुल सही। अब इन सभी मानों को समीकरण में रखते हैं। जिसे हल करने पर हमें 1/2 गुणा x1 गुणा y2 घटा y3 जमा x2 गुणा y3 घटा y1 जमा x3 गुणा y1 घटा y2 जो कि त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल है। आप सोच रहे होंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से भी प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें सभी भुजाओं की माप दूरी सूत्र द्वारा प्राप्त की जाएंगी, परंतु यह एक जटिल विधि है। अतः आसानी से हल करने के लिए हमने इस सूत्र को समझा, जिसमें समलंब चतुर्भुज आकृति का इस्तेमाल किया। एक चतुर्भुज जिसके निर्देशांक 1, 1,
7 ऋणात्मक 3, 12, 2 व 7, 21 हैं। क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? चलिए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले चतुर्भुज के निर्देशांकों को बिंदुओं P, Q, R व S से प्रदर्शित करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सही। यदि बिंदु P को बिंदु R से मिला दे तो चतुर्भुज 2 हिस्सों में बंट जाता है और हमें 2 त्रिभुज PQR व PSR प्राप्त होते हैं, जिसकी सहायता से हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं त्रिभुज PQR की, जिसमें बिंदु P के निर्देशांकों को x1 बराबर 1, y1 बराबर 1, Q के निर्देशांकों को x2 बराबर 7, y2 बराबर ऋणात्मक 3 और R के निर्देशांकों को x3 बराबर 12, y3 बराबर 2 मान लेते हैं। याद कीजिए और बताइए कि इस प्रकार की स्थिति के लिए हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करना सीखा था? इस सूत्र में x1, y1, x2, y2, x3 और y3 के मानों को रख हल करते हैं। जिससे हमें त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 25 वर्ग इकाई प्राप्त होता है। क्या आप त्रिभुज PSR का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल सही। इसी प्रकार त्रिभुज PSR की बात करें तो हमें इसका क्षेत्रफल 107 वर्ग इकाई प्राप्त होता है। चूंकि चतुर्भुज का क्षेत्रफल इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा, इसलिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल 132 वर्ग इकाई प्राप्त होता है। आइए एक और उदाहरण देखें। यदि त्रिभुज ABC के निर्देशांक क्रमशः 1 ऋणात्मक 2, 2, 3 और ऋणात्मक 4, ऋणात्मक 3 हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और बिंदु C से शीर्ष लंब की ऊंचाई क्या होगी? आइए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ABC की रचना करते हैं, जो इस तरह का दिखाई देता है, जहां त्रिभुज के बिंदु A के निर्देशांक x1 बराबर 1, y1 बराबर ऋणात्मक 2, B के निर्देशांकों को x2 बराबर 2, y2 बराबर 3 और C के निर्देशांकों को x3 बराबर ऋणात्मक 4, y3 बराबर ऋणात्मक 3 मान लेते हैं। क्या आप इन मानों की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल सही। इन सभी मानों को त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र में रख हल करने पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 12 वर्ग इकाई प्राप्त होता है, जिसे समीकरण 1 से दर्शाते हैं, क्योंकि हमने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है। अब क्या आप बता सकते हैं कि हम त्रिभुज की ऊंचाई यानी शीर्ष लंब कैसे ज्ञात करेंगे? शाबाश! हम जानते हैं कि त्रिभुज का शीर्ष लंब आधार पर 90 डिग्री का कोण बनाता है।
तब त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है, जिसे समीकरण 2 से दर्शाते हैं। दूरी सूत्र की सहायता से AB का मान वर्गमूल 26 मिलता है, जिसे समीकरण 3 से दर्शाते हैं। क्योंकि हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसलिए समीकरण 2 को पुनः व्यवस्थित कर समीकरण 1 व 3 के मानों को इसमें प्रतिस्थापित करते हैं, जिससे बिंदु C से शीर्ष लंब की ऊंचाई 24 बटा वर्गमूल 26 इकाई प्राप्त होता है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2 ऋणात्मक 2 ऋणात्मक 3 8 और ऋणात्मक 1 4 संरेखी बिंदु हैं। प्रश्न को हल करने के लिए वीडियो को रोकें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें। मान लेते हैं कि बिंदु 2 ऋणात्मक 2 ऋणात्मक 3 8 और ऋणात्मक 1 4 त्रिभुज LMN के बिंदु हैं, जिसे इस प्रकार दर्शाते हैं। जहां बिंदु L के निर्देशांकों को x1 बराबर 2 y1 बराबर ऋणात्मक 2 M के निर्देशांकों को x2 बराबर ऋणात्मक 3 y2 बराबर 8 और N के निर्देशांकों को x3 बराबर ऋणात्मक 1 y3 बराबर 4 मान लेते हैं। चलिए इन बिंदुओं की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। इन सभी मानों को त्रिभुज के क्षेत्रफल सूत्र में रख हल करने से त्रिभुज LMN का क्षेत्रफल 0 प्राप्त होता है। क्या आप बता सकते हैं कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो सकता है या नहीं? जी नहीं, किसी भी बंद आकृति का क्षेत्रफल जरूर होता है। और अगर यदि क्षेत्रफल 0 है तो हम कह सकते हैं कि वह कोई आकृति नहीं बनती। अतः हम कह सकते हैं कि जो हमने माना था कि दिए गए बिंदु त्रिभुज के बिंदु हैं, वो गलत है। अतः दिए गए बिंदु 2 ऋणात्मक 2 ऋणात्मक 3 8 और ऋणात्मक 1 4 एक ही रेखा पर स्थित बिंदु यानी संरेखी बिंदु हैं।